मायावीपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। इसी गांव के पास एक श्रापित खेत पड़ता था। देखने में यह खेत बड़ा था और किसी भी आम खेत जैसा ही लगता था, पर इसी खूबसूरती और सादगी के बीच एक गहरा और भयानक राज छुपा हुआ था। जब भी कोई इंसान इस खेत में पहला कदम रखता था तो उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती थी। वह इंसान तड़प तड़प कर वहीं मर जाता था। एक दिन गांव के दो दोस्त चिंकू और मिंकू उसी श्रापित खेत के पास की खाली जगह पर मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। उसने फुटबॉल को जोरदार किक मारी, सीधा उस श्रापित खेत के अंदर जा गिरा। मिंकू इस खेत से बिल्कुल अनजान था। फुटबॉल को वापस लाने के लिए मिंकू दौड़कर उस खेत की ओर जाने लगा। जैसे ही मिंकू ने खेत में कदम रखा, ठीक वैसे ही वह एक पल भी तड़प नहीं पाया। इसीलिए गांव वाले खेत से कोसों दूर रहते थे और उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन सारे गांव वाले एक साथ मिलकर रोते हुए गांव के सरपंच से गुहार लगाई। सरपंच साहब, आपके खेत का कुछ कीजिए। रोजाना यहाँ कोई ना कोई घूमने वाला या कोई नया इंसान उस खेत में जाता है और पल भर में उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। कुछ कीजिए, हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार आपको सरपंच नहीं बनाएंगे। ये धमकी और गांव वालों का दर्द सुनकर सरपंच टेंशन में आ गया। रात के करीब 1 बजे सरपंच गांव के जाने माने और महान तंत्र ज्ञान वाले बाबा गगननाथ के पास पहुंचा और रोते हुए बाबा से मदद मांगने लगा। गुरुजी, आप महान हो। आप सब तंत्र विद्या वगैरह सब जानते हो। बस मेरी समस्या का समाधान निकालो। दरअसल बाबा, मेरा 10 एकड़ का खेत है जिसमें पता नहीं किस भूत का वास है। जब भी कोई इंसान उसकी मिट्टी पर कदम रखता है, वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। रोजाना 2-3 लोग अनजाने में मर जाया करते हैं। आप ही कुछ कीजिए। बाबा गगननाथ बोले, बालक, यह कोई साधारण भूत का वास नहीं है। उस खेत में एक भूतिया और बड़ी खतरनाक पत्थर की मूर्ति है। वह मूर्ति किसी थूंग थूंग नाम की शक्ति की है। उसे अक्सर इंसान का ताजा खून चाहिए होता है। इसीलिए जब भी कोई शख्स उस खेत में आता है तो वह उसे जान से मार देता है। तुम्हें अगर इस समस्या से छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। अमावस्या की रात को तुम्हें उस मूर्ति को वहां से उठाकर अपने घर के किसी तहखाने में रखना होगा और फिर रोज उसकी पूजा करनी होगी। उसकी पूजा करने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे पास धन दौलत और सुख आ जाएंगे, क्योंकि ये मूर्ति बहुत पावरफुल है। मैं अगर चाहूँ तो उस मूर्ति को खुद ही ले लूं, पर जितना सुख उतने ही भयानक अंजाम भी होते हैं। बाकी तुम समझ ही सकते हो। अब जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर सरपंच के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही उसके अंदर लालच की एक मुस्कान जाग उठी। अमावस्या की गहरी रात में वह श्रापित खेत और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सिसक रहा हो या हंस रहा हो। गांव के कुत्ते भी लगातार भौंक रहे थे। सरपंच डरते डरते और सहमे हुए उस श्रापित खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में जबरदस्त खौफ था। खेत के ठीक 1 कदम की दूरी पर आकर वह रुक गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं खेत में कदम रखते ही उसका हाल भी उन बाकी मरने वालों जैसा न हो जाए। उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और फिर भी सरपंच अंदर आ गया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसकी धड़कनें थोड़ी कम हुई। वह चारों ओर डरते हुए अपनी नजर घुमाता है, पर जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सच में वहां थूम थूम की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। वह दिखने में बहुत गुस्सैल थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी धारदार चाकू थी, जिसे उसने आसमान की ओर उठा रखा था। मूर्ति की आंखें ऐसी थीं जैसे वह अभी जिंदा होकर हमला कर देगी।
मूर्ति को देखकर सरपंच के डर पर उसके लालच ने काबू पा लिया। वह सीधा मूर्ति की ओर तेजी से दौड़ा। उसने हिम्मत करके उस थूंग थूंग की मूर्ति को उठाया और तुरंत अपने घर की ओर ले जाने लगा। सरपंच ने उस थूंग थूंग की मूर्ति को अपने बड़े बंगले के एक बंद तहखाने में छिपाकर स्थापित कर दिया। सरपंच अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द बस अमीर होना था। उसे धन दौलत, सुख और पावर चाहिए थी। रात का सन्नाटा हवेली को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। सिर्फ हवा के ठंडे झोंकों की साएं साएं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और रोज से कहीं ज्यादा ये बंगला डरावना लग रहा था। तभी अंदर से एक चिल्लाने वाली आवाज आई, जिसने उस सन्नाटे को एकदम से शांत कर दिया। अंदर पायल अपनी माँ पर चिल्लाकर बोली, माँ, ये क्या जुल्म है? मैं तुम्हारे कहने पर अपना कॉलेज, अपनी दोस्ती सब छोड़कर इस टूटी फूटी हवेली में आ गई, और अब तुम कह रही हो कि मुझे यहाँ एक हफ्ता रुकना होगा। ये पागलपन की हद है। क्या मजाक चल रहा है? मेरी बात कान खोल कर सुन। कल रात तुझे तहखाने में जाना पड़ेगा। वहाँ थूंग थूंग की मूर्ति है। तुझे उस मूर्ति की बिना कपड़े पहने पूजा करनी होगी। क्या माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी गंदी बात है। मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा घिनौना काम। पायल, तुझे करना पड़ेगा। ये हमारे खानदान की सबसे बड़ी मजबूरी है। एक ऐसा काला राज जो सदियों से हमारी नसों में खून बनकर दौड़ रहा है। माँ, बस करो ये रहस्य की बातें। तुम बार बार यही कह रही हो, लेकिन बताती क्यों नहीं कि आखिर माजरा क्या है? रिया बेटा, अगर हमें ये दौलत, ये अमीरी चाहिए, तो तुझे ये कुर्बानी देनी ही होगी। अगर तूने मना किया तो हमारी हालत भीख मांगने वालों से भी बदतर हो जाएगी। कुछ समझने की कोशिश कर। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। वो तहखाना, वो मंदिर, वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। वो एक सौदा है जो हमारे खानदान ने बहुत पहले किया था, और अब तू उस सौदे का हिस्सा है। तहखाने में छिपा हुआ मंदिर किस गहरे राज को छिपाए हुए हैं? सन 1930 में मायावीपुर नाम का एक छोटा गांव था। उसमें एक मेहनती मजदूर था जिसका नाम रायस्टार था। उसके परिवार में एक छोटी बेटी और उसकी पत्नी थी। रायस्टार रोजाना खेतों में पसीना बहाता। उसे कड़ी धूप में कई घंटे काम करना पड़ता था। कभी कभी तो वह इतना थक जाता कि उसकी हड्डियां दर्द करने लगती। वह जानता था कि वह बहुत मेहनत कर रहा है और वजनदार बोरियान उठा रहा है, लेकिन उस सब के बदले में उसे मिलता क्या था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, और वह भी अक्सर मुश्किल से ही मिल पाती थी। उसकी छोटी सी बेटी और पत्नी अक्सर पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। वह अक्सर गांव के सरपंच जी के बड़े बंगले को देखता था और उसके मन में एक जलती हुई टीस उठती थी। वह सोचता, क्यों मेरी मेहनत का फल और मेरी पूरी ताकत हमेशा दूसरों की थाली में जाती है? क्यों मैं, जो जमीन पर मिट्टी में सनकर काम करता हूँ, वह भीख मांगने जैसी जिंदगी जी रहा हूँ, जबकि वह सेठ जो कभी मेरे जैसा ही था, अब आलीशान महलों में रहता है। दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। रायस्टार और उसके दोस्त रमेश सारा काम खत्म करके दोनों खेत के किनारे पुराने पेड़ की घनी छांव में चर्चा कर रहे थे। रायस्टार का चेहरा उदास था। रमेश ने पूछा, इतना उदास क्यों है मेरे यार? क्या बात है? इस बार भी क्या फसल में कोई दिक्कत आ गई? कहीं पानी कम पड़ गया या खाद? रायस्टार बोला, वो बात नहीं है रमेश। फसल तो जैसी आनी थी वैसी ही आई है, मगर यार दिन रात खेतों में हड्डियां तोड़ो, अपनी जवानी और खून पसीना बहा दो, और मिलता क्या है? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, वो भी आधी अधूरी। पेट भर जाए तो बड़ी बात है, और वो साला सेठ बिना एक बूंद पसीना बहाए महल में ऐश कर रहा है। बढ़िया गाड़ी, नया कपड़ा, हर मौसम में आराम। ये कैसा मजाक है रमेश? क्या वो सेठ सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था? वो भी तो कभी हमारे जैसा ही था, एक मामूली इंसान। रमेश ने फुसफुसाते हुए कुछ कहा। मैंने सुना है कि उनके घर के तहखाने में एक पुरानी मूर्ति है। सेठ के घर वाले किसी बहुत खास पूजा में हिस्सा लेते हैं। कोई अजीब सा नाम है उस पूजा का, मैंने पहले कभी नहीं सुना। कुछ थूंग थूंग साउर या ऐसा ही कुछ। तो ये सब छोड़ रायस्टार, ये सब मन के वहम हैं। चल, शाम होने को है, चल घर चलें और आराम करेंगे। ये सुनकर रायस्टार चौंक गया। बेहिसाब दौलत के पीछे कोई और राज हो सकता है,
ये बात उसके दिमाग में तीर की तरह चुभ गई। दोनों खेत से घर की ओर जाने लगे। रास्ते भर राइस्टार चुप था। उसके मन में सवालों का अंधेरा गहराता जा रहा था। क्या रमेश की बात सच थी? कैसा राज था? उसे जवाब चाहिए थे, अब चाहे उसकी कीमत जो भी हो। राइस्टार ने अपना रोज का काम जल्दी खत्म किया और वह अपनी मजदूरी के पैसे लेने के लिए विशाल बंगले की ओर चल पड़ा। बंगला दिन के समय शांत था। राइस्टार ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर सेठ की छोटी बहन कमला बाहर आई और राइस्टार के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा शांत था। राइस्टार ने कहा, कमला बाई, सेठ जी कहाँ हैं? मुझे अपनी मजदूरी के पैसे लेने थे। कल से पैसे नहीं मिले हैं, घर पर काम है। कमला ने अपनी मीठी आवाज में जवाब दिया, भैया और भाभी अभी अभी गांव गए हैं कुछ जरूरी काम से। घर पर अभी कोई नहीं है। मैं आपको शाम को या कल सुबह पैसे देने के लिए बुलवा दूंगी, ठीक है? राइस्टार ने निराशा से कहा, तो क्या मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा कमला बाई? मैंने दिन भर काम किया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो दे दो। ठीक है, थोड़ा रुको, मैं गोदाम से तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज ले आती हूँ। यह कहकर कमला गोदाम की ओर जाने लगी। राइस्टार बाहर खड़ा रहा, मगर उसका मन अब पैसों या अनाज तक सीमित नहीं था। सेठ की रहस्यमय दौलत और रमेश की बताई गई मूर्ति, ये सब उसे अंदर खींच रहा था। राइस्टार को मौका मिलते ही वह चुपके से दबे कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। राइस्टार ऊपर के कमरे में पहुंचा और चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर एक बंद रहस्यमय कमरे पर टिकी, जिसके अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राइस्टार के लालच का नशा उस डर से बड़ा था। वह उस कमरे में जाने ही वाला था। अरे तू अंदर क्यों आया? रुक जा, ये अनाज ले और बाहर निकल अभी। राइस्टार ने हकलाते हुए कहा, माफी कमला बाई, मैं बस यूं ही प्यास लगी थी, इसलिए यहाँ आ पहुँचा। यहाँ कोई यूं ही नहीं घुसता राई, ये हवेली तेरे लिए नहीं है। ले ये अनाज की बोरी और जा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राइस्टार बोरी अपने कंधे पर रख के और बिना एक और शब्द कहे तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। रात में खाना खाकर राइस्टार चारपाई पर लेटा, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में अब एक बेकाबू लालच जाग रहा था। उसकी अपनी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, यही मौका है राई, अगर तूने वह राज जान लिया तो तेरी और तेरे बच्चों की गरीबी खत्म हो जाएगी। तेरा भी वही रुतबा होगा जो सेठ का है। बस एक बार उस तहखाने तक पहुंच जा। राइस्टार गहरी रात में सेठ की हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। पूरा गांव सो चुका था, चांद बादलों में छिपा था। राइस्टार चुपके सेठ के बंगले की ओर बढ़ रहा था। वह आधे खुले दरवाजे से बंगले के अंदर दाखिल हुआ। राइस्टार उसी रास्ते से उस कमरे की ओर बढ़ा जिसे उसने दिन में देखा था। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों को पार करके आखिरकार उस बंद और रहस्यमय कमरे तक पहुंच गया और देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक सामने कमला धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। वह भी बिना कपड़ों के अपनी आंखें बंद किए और हाथों में एक अजीब सी थाली लिए। थाली में कुछ था, शायद खून। उसके सामने वही थूम की मूर्ति थी, पत्थर की, मगर इतनी भयानक कि मूर्ति का चेहरा मानव जैसा नहीं था। आंखें खोखली, मुंह और हाथों में कुछ ऐसा जो हथियार जैसा लगता था। मूर्ति के चारों ओर दीपक जल रहे थे। कमला किसी भयानक शक्ति की पूजा कर रही थी। वह आंखें बंद करके अजीब मंत्र पढ़ रही थी। थू 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 साहुर थू थू। अचानक वह धीरे से पलटी। उसकी नजर अंधेरे में छिपे राइस्टार पर पड़ी। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई, राइस्टार, तू यहाँ क्या कर रहा है? हिम्मत कैसे हुई तेरी इस जगह पर आने की? राइस्टार एकदम से डर गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक मोटे डंडे पर गई। बिना कुछ सोचे राइस्टार ने फौरन वह डंडा उठाया, सीधा कमला के पास आया और जोर से उसके सिर पर दे मारा। कमला दर्द से चीखती हुई जमीन पर फर्श पर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहकर जमीन पर फैलने लगा। राइस्टार को लगा बस ये अब बेहोश है। वह सीधा थूम की मूर्ति के पास गया, उसे वहां से उठाया और जल्दी अपने घर की ओर भागने लगा। वह मूर्ति उसके सीने से चिपकी हुई थी। घर आकर राइस्टार ने वह मूर्ति चारपाई के नीचे छुपा दी और खुद उस पर लेट गया। उसके मन में सवालों का एक पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने क्या कर लिया? मैंने किसी को मारा है? वह बार खुद से सवाल करता। मूर्ति लाकर मैंने क्या हासिल किया? क्या यह सेठ की दौलत का राज है या मेरी बर्बादी का सीधा रास्ता?
उसे सबसे बड़ा डर यह था, अगर कमला जिंदा हुई और उसने सेठ को बता दिया कि मैंने मूर्ति चुराई है, तो सेठ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। सुबह की पहली किरण ने गांव को छुआ, मगर राई स्टार का मन अभी भी उस रात के अंधेरे में डूबा था, जब अचानक बाहर से हरिया की घबराई हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। अरे राई स्टार, जल्दी बाहर आ। अरे राई स्टार, जल्दी बाहर आ, जरूरी बात बोलनी है, बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हुआ हरिया? गला क्यों फाड़ रहा है इतने सुबह? क्या हुआ? सेठ जी की बहन कमला, उसकी मौत हो गई। सुना है रात को तहखाने में उसकी लाश मिली। ये सुनकर राई स्टार का दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। उसकी जुबान सूख गई। कमला की मौत, क्या वो वाकई बेहोश थी या उसने अनजाने में? अरे इतना क्या सोच रहा है, चल जल्दी, गांव में हड़कंप मचा है। राई स्टार चुपचाप रमेश के पीछे चल पड़ा, मगर उसका मन अब तहखाने की उस रात में अटक गया था। मतलब राई स्टार ने कमला को बेहोश करने के बजाय उसे मार ही डाला था। हाँ रिया, राई स्टार ने कमला को मारा, शायद अनजाने में, शायद डर में, मगर उसकी लाश तहखाने में पड़ी थी और वो मूर्ति थूम थूम साहुर गायब थी। सेठ को ये राज दबाना पड़ा। सेठ ने गांव वालों को बताया कि कमला सीढ़ियों से गिरकर मर गई। रात का वक्त था, कोई सवाल नहीं उठा, मगर सेठ जानता था कि मूर्ति चोरी हो चुकी है। शायद उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो खानदान का वो अंधेरा राज सबके सामने खुल जाएगा। तो मतलब राई स्टार बच गया? हाँ, वो बच तो गया, मगर उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं थी। मूर्ति उसके पास थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या करे। वो हर पल डर में जी रहा था। क्या सेठ उसे ढूंढ लेगा? क्या मूर्ति का कोई अभिशाप उसका पीछा कर रहा है? तभी उसे याद आया गांव के पंडित गगननाथ। राई स्टार को लगा कि अगर कोई उस मूर्ति का राज जानता है तो वो गगननाथ बाबा ही होगा। राई स्टार ने बाबा से पूछा, पंडित जी मुझे सच बताइए, कुछ साल पहले तुमने एक महापूजा की थी। बाबा बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? किसने बताया तुम्हें? राई स्टार ने आगे कहा, मुझे सच बताइए, सेठ का तहखाना, वो थूम थूम साहुर, वो क्या है? बाबा डरते हुए कहे, राई, तू उस रास्ते पर क्यों जा रहा है? कुछ बातें छूने से पहले सोच ले, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू नहीं समझेगा राई, वो कोई देवता नहीं है। मैं और नहीं बोलूंगा, जा अपने घर जा। राई स्टार ने कहा, पंडित जी मैंने वो मूर्ति देखी है, मैंने कमला को मैंने उसे देखा था पूजा करते हुए। अब आप चुप नहीं रह सकते, साफ साफ बताइए वो थूम थूम साहुर क्या है? बाबा को आखिरकार बोलना पड़ा। ठीक है राई, मगर ये सच तुझे बर्बाद कर देगा। थूम थूम साहुर ये कोई देवता नहीं, वो एक राक्षस है, एक प्राचीन शक्ति जो सदियों से खेतों में कैद थी। वो मूर्ति वो पत्थर से बनी है, मगर उसका रूप इंसानी नहीं। उसका चेहरा जैसे किसी दानव का, आंखें खोखली। थूम थूम साहुर की शक्ति वह लालच को जगाती है। जो उसकी पूजा करता है उसे सब कुछ मिलता है, धन दौलत रुतबा, मगर बदले में वो खून मांगता है, ना सिर्फ जानवर का बल्कि इंसान का। सेठ ने उस रात अपनी पहली संतान का बलिदान दिया था और उस मूर्ति की पूजा उस घर की महिलाएं करती हैं, वो भी बिना कपड़ों के। उम्र के 18 साल होने के बाद से उन महिलाओं को वो पूजा करनी अनिवार्य है, नहीं तो सेठ की दौलत उसी बलिदान उसके साथ मिट जाएगा। मुझे पता है तूने वो मूर्ति चुराई है, अब तुम अपने बेटे की बलि दे पाओगे। भाग जा राई, वरना तेरा खानदान भी उसी अंधेरे में डूब जाएगा। वो झोपड़ी से बाहर निकला, तभी अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया
सामने देखा तो सेठ जी खड़े थे। उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थी। साथ में कई सारे लोग थे। सेठ जी ने गुस्से से कहा, सुअर की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में दखल अंदाजी करे। क्या? वो सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला तू हमसे नमक हरामी करता है। तुझे क्या लगा मेरी नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी? क्यों रमेश, बराबर कहा ना मैंने? जी